अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद स्पेशल में फ़ात शहबाज ख़ान। और आज का जो मौजू जिस पर बात करनी है, ये तो तय है कि उसका अहाता नहीं किया जा सकेगा। ये भी तय है कि जो मर्ज़ी कर लें, इतने बड़े सुपरस्टार को और सदी के इतने बड़े फ़नकार को ट्रिब्यूट का जो हक़ है वो अदा नहीं हो सकेगा। लेकिन एक बड़ी मामूली सी काविश ज़रूर करेंगे और आपको ये ज़रूर बताएंगे कि वो सुपरस्टार क्यों थे। और मोहम्मद यूसुफ, दिलीप कुमार जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसके शहंशाह कैसे थे, और मेथड एक्टिंग जो वेस्टर्न कंट्री ने 1953 में फ़नकारों के नाम किया, वो 1944 के बाद उसके किंग कैसे बने, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि लाहौर से बैठे हुए किसी ऐसे फ़नकार को बुलाया जाता जो कम से कम बता सकें, समझा सकें उनकी अपनी पहचान ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया मुल्क में भी अपनी शोहरत के झंडे गाड़ चुके। क्लासिकल मौसीकी पे आएँ तो रात बीत जाती है, और अगर वो प्लेबैक सिंगिंग पे आएँ तो बड़ों बड़ों को नाको चने चबवा देते हैं। उस्ताद नज़ाकत और सलामत अली ख़ान साहब के सपूत हमारे साथ उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान साहब इस वक्त मौजूद हैं, और इनकी दिलीप कुमार साहब से बहुत सारी मुलाकातें हैं। इनको बहुत कुछ याद है, और ना सिर्फ ये वो सारी यादें हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, बल्कि बहुत सारे गीत जो दिलीप साहब पे फिल्माए गए प्लेबैक सिंगिंग के तौर पर, उन्हें ट्रिब्यूट देते हुए आज उनकी नज़र करेंगे। खान साहब, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी तशरीफ़ का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दिलीप साहब से मुलाकातों का सिलसिला कब शुरू हुआ? हाँ जी, 2004 की बात है, और इस तरह की जो इंस्पिरेशन मुझे अपने एक दोस्त से मिली, मैं सबसे पहले उसका नाम यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी आप की चीज़ें कुछ दस्तरस में नहीं होती, आप कोशिश करें तो वो दस्तरस में आ जाती हैं। लेकिन जब आपके साथ कोई ऐसे लोग हों जो आपको गाइड करने वाले हों, बताने वाले हों, तो वो जल्दी से जल्दी उस दस्तरस को हासिल कर लेते हैं। तो मेरी बात मुराद है ताहिर सफ़ी मीर साहब से। उन्होंने मेरे साथ कहा कि यार बम्बई चलना चाहिए। तो काफ़ी देर हो गई थी बॉम्बे जाने के लिए, तो ऐसा कोई चांस ज़िंदगी में नहीं मिला। मुझे इस तरह याद है, मुझे एक दफ़ा राकेश रोशन और राजेश रोशन ने कहा था, इतनी देर लगा दी, पंजाबी जो गुजरा वाले के भी है वो, इतनी देर लगा दी, इतनी देर लाती है, इतनी देर बाद आए। लेकिन जब अल्लाह मौका देता तब जाता है बंदा। तो हम गए, तो हमारी जो पहली प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम दिलीप साहब से मिलें, और यहाँ से हम कुछ उनके लिए, उनकी फरमाइश पर वड़ियाँ जो होती हैं पेशावर से, मैं शॉर्ट करके सुना रहा हूँ। ऐसे तो मैं कभी खान साहब से रब्ता किया? और हाँ जी, जी। तो उनके मुलाकात के लिए फिर कुछ सोर्सेस मिले हमें, हम चले गए। मुझे आज भी याद है, हम सुबह सुबह गए, दिलीप साहब अपने पाली हिल का जो घर है उनका, वो सीढ़ियाँ उतर रहे थे, तो हम उनके गेट पे खड़े उनका वेट कर रहे थे कि वो नीचे आएंगे तो फिर हम उसको फ़ौरन ही अपना तारुफ कराएंगे, मिलेंगे। लेकिन ये तय था कि हम उनको मिलने के लिए नीचे खड़े हैं, और दिलीप साहब को पता था कि हम लोग आएंगे। तो वाइट कलर का उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, इतने बाजू उनके नंगे थे, बाल बड़े प्यारे लगते थे। तो ऐसे लग रहा था कोई आसमान से फरिश्ता नीचे आ रहा है सीढ़ियों से। मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बिल्कुल एक अलग शख्सियत, और उसकी जो अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, पर्सनैलिटी का स्पार्क होता है, वो मुझे नज़र आ रहा था। तो मैं अपनी आंखों पे भी यकीन नहीं कर रहा था। उतनी देर तक वो नीचे आ गया। हमारे तबले वाले भी थे, अल्लाह उसको फरीक रहमत करे, आमिर बग्गा उनका नाम था, वो मेरे साथ ही थे, बड़ा मारूफ नाम। हाँ, तो हमने क्या किया, कैमरा उनको दे दिया। तो हम भाग के, मैं और ताहिर साहब दिलीप साहब के पास चले गए। तो दिलीप साहब ने को तारुफ करवाया ताहिर साहब ने कि नज़ाकत अली सलामत अली खान की फैमिली से, नज़ाकत खान के बेटे हैं रफ़ाकत अली खान। वाह वाह। तो सायरा बानो साथी थी। तो एकदम से दिलीप साहब ने कहा, देखो सायरा, हूँ बहू बाप का नक्शा। और मैं इतना खुशनसीब पकड़ के मेरा माथा चूम लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में बड़ी तेज़ी से आंसू जारी हो गए उनको देख के। तो सामने वो जो बंदा था, वो बेचारा तबले वाला था, बड़ा मासूम आदमी था। तो वो बहुत डर के फिल्म बना रहा था, उसको कैमरा पकड़ना नहीं आ रहा था। एक फ़नी पार्ट है इस सारी गुफ्तगू में, यानी इस सारे इंसिडेंट में। तो वो पैरों की फिल्म बनाना शुरू हो गया, कभी ऊपर आ जाए, कभी नीचे आ जाए। तो मुझे पता था कि ठीक फिल्म नहीं बन रही। तो
सारा बानो ने अज्यूम कर लिया कि ये कैमरामैन को बेचारा ऐसे ही है, तो कह रही कि ये बच्चा कोई राम गोपाल की फिल्मों के लिए काम तो नहीं करता। एनीवे दिलीप साहब के साथ टाइम सेट हुआ, उस वक्त तो तेजी के साथ जा रहे थे। बहुत खूब। तो सारा जी को भी मैंने बड़ा झुक के अदब से सलाम किया। तो दिलीप साहब हमें साइड पर लेके दोनों को, तो कहते यार आज से 40 साल पहले 45 साल पहले तुम्हारे वालिद और चचा आए थे और बम्बई में एक धमाका हो गया था उनके आने से कि क्लासिकल सिंगरों को लोग इतना टाइम नहीं देते, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी सलामत अली खान साहब ने लता मंगेशकर से कही, वो सुनने वाली बात है कि लता जी जितने लोग आपको जानते हैं इतने शायद मुझे नहीं जानते। तो लता जी ने कहा कि मैं आपको जानती हूँ, क्या ये कम नहीं है? हमने भी तो अपनी जिंदगी में कुछ सुनना है। सुभान अल्लाह। कुछ लोग आवाम के लिए होते हैं, कुछ लोग जो आवाम जिन लोगों को पसंद करती है उन्होंने भी कुछ सुनना होता है। मुझे आज भी याद है अमित कुमार ने कहा था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, मैं उनके घर भी गया हूँ, बॉम्बे भी मुलाकात हुई है, पप्पी लहरी की बेटी की शादी पे भी मैं गाया हूँ, वहाँ सारे बंगाली सारे चैंपियन लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ मुझे गाने का इत्तेफाक हुआ। तो वो कहा करते थे, मुझे कहते अच्छा आप नज़ाकत अली सलामत अली खान के बेटे हैं? तो अमित कुमार कहते बाप रे अब वालिद साहब कहा करते थे किशोर कुमार, पिताजी कहते थे बाप रे नज़ाकत सलामत, तो नीचे बैठ जाते थे दोनों कान पकड़ के। ये अमित कुमार की बात सुना रहा हूं। इसी तरह दिलीप कुमार साहब ने अपने दोनों हाथ आगे करके कहा, देखो रफाकत, आज भी लम्स महसूस कर रहा हूं। उन्होंने यहां पर राग अहीर बैरों गाया था, वो राग यहीं रह रहा है, यहां से आज तक कहीं नहीं गया, 45 साल से इधर ही है वो राग। क्या गाना बजाना हुआ होगा, क्या उन्होंने गाया होगा, मुझे अच्छी तरह याद है। मुझे सलामत अली खान ने ये बात बताई। मैं ओवरऑल बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, बीच में दिलीप साहब की बात जो मेन बात है। राज कपूर कहा करते थे कि सलामत अली खान ने कहा कि आप क्या देखते हैं हमारे गाने में, तुम पलटे ताने और आवाजें लगाते हैं। तो खान साहब आपका ऐसा गाना है कि मुझे अपनी फिल्मों के शॉट नजर जो आप जगह छोड़ देते हैं हम उस पर फिल्म बना लेते हैं। हाँ, हम उसको देखते हैं। ये एसडी पर मैंने कहा था कि जो आप अपनी गंदी मंदी जगह छोड़ देते हैं हम उससे गाना बना लेते हैं। तो दिलीप कुमार ने कहा आज भी गूज बम जो है मेरे खड़े हो जाते हैं उस वक्त को याद करके। तो बेटा आपको भी सुनेंगे हम जरूर। तो उन्होंने प्लान किया, गुनगुनाया जी उनके सामने, आप महफिल हुई। इत्तेफाक की बात है कि मैं गुनगुना नहीं सका क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी थी कि मैं नहीं चाह रहा था कि मैं थोड़ा उनको डिस्टर्ब करूं, लेकिन उन्हें मिलने के लिए हमें दोबारा बुलाया कि अब दोबारा आओ, तुम्हारे साथ मुलाकात होगी। अच्छा, उस मीटिंग में नहीं आप गुनगुना सके? हाँ जी, उस मीटिंग में। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट हम दोबारा गए उनको मिलने के लिए, क्योंकि दिलीप साहब ने जो पालील का घर था उसको छोड़ दिया था और उन्होंने जो दूसरा घर था उनका, उसमें जहाँ पे सायरा जी का घर है वो, उसके नीचे उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है और शूटिंग के लिए एक प्लेस बनाया हुआ है जहाँ पे लोग अपने सीरियल के लिए काम करते हैं आके। तो उधर फिर दिलीप साहब से मेरी बैठ के मुलाकात हुई, थोड़ा सा मैंने गुनगुनाया भी, सुना है। क्या सुनाया आपने दिलीप साहब को? मैंने वही जो अहीर बैरों का राग था वो मैंने कुछ अता कर दें, जो दिलीप साहब को सुनाया वो वाला। हाँ, वो कुछ अता कर दें, थोड़ा सा पेश करता हूँ प्लीज।
अलबेला साजा जहां ओरे अलबेला। आपकी नजर वो क्या उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए, क्या बोला उन्होंने? उनके दिमाग में ये एक बात थी जो उन्होंने आवाज़ें उन लोगों की सुनी है। मैंने सलामत अली खान साहब की एक राग सुन रहा था उनका, तो वो कह रहे थे कि आज मैं बुजुर्गों का गाना गा रहा हूँ, ये वो आवाज़ें मैं लगा रहा हूँ जो मैंने आवाज़ें सुनी हुई। हाय 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 हाय। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी कितनी ये वो बातें जो रजब अली खान साहब से सुनी मैंने और बड़े बड़े लोगों से सुनी है। ये वो आवाज़ें जो मैं सोचता हूँ कि ये आवाज़ मैं लगाऊं, तो वो आवाज़ मैं लगा रहा हूँ आज। वही बात। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि यार वो रंग, वो चीज़ आप लोगों में नजर आई है। खैर वो तो बहुत बड़े लोग थे, हमने कोशिश की, ट्राई किया। क्या बात। कौन सी फिल्म ने आपको बड़ा मुतासिर किया? उनके बारे में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि दिलीप कुमार जब कोई इजहार कर लेते थे फ़न का, तो उसे देखने के बाद फनकार कहता था कि इसका अल्टरनेट नहीं हो सकता। हालांकि फनकार जब कोई प्ले देखता है तो वो सोचता है कि मैं इसे करता तो इस तरह करता, हाँ, अगला कहता है मैं इस तरह करता, हाँ। तो उनको देखने के बाद वो कहता था ये स्टैंडर्ड है और यही हो सकता था। देखिए मैंने ये सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा हुआ है। मैं कम बैक टू दिलीप कुमार साहब की, अगर मैं एलेबोरेट करूं उनकी पर्सनैलिटी को या उनके काम को या उनकी चीज़ों को, मेरी इंट्रोडक्शन उनके साथ कैसे हुई है अपनी फैमिली के अंदर। मेरे चचा थे उस्ताद जाकिर अली खान, वो उनके बिल्कुल बाल भी वैसे, वो गाते तो ऐसे थे जैसे परियां नीचे आ जाती हैं आसमान से, सुभान अल्लाह। वो इस तरह गाते कोई थे। शक नहीं, जब आवाज़ लगाते थे तो अब यकीन करें सलामत अली खान साहब उनको फरमाइश के साथ सुना करते थे, तो उनको दिलीप कुमार की बातें करने का बड़ा शौक था, एक्टिंग करने का बड़ा शौक था। वो देवदास फिल्म अक्सर वो उनके डायलॉग हमारे सामने वो रिपीट किया करते थे, बोलते थे। अच्छा, वो हमेशा से एक गाना गाया करते दिलीप कुमार साहब का, हम बचपन में सुना करते थे, ये क्या कर रहे हैं चचा, ये किसका नाम ले रहे, और शक्ल वैसे ही बना के, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बताऊं आप, प्लीज प्रैक्टिकली बताऊं। जी जी जी। मेरी कहानी भूलने वाली तेरा जवाब रहे, मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाली तेरा जवाब रहे, मेरी कहानी, तेरी खुशी पे मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे, मेरी कहानी। बाजा उन्होंने पकड़ा होता था, तो गरीब की तरह चेहरा बनाते थे, ऐसे करके देखते पूरे गाने में आपको दिलीप साहब की एक्टिंग नजर आएगी। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द न कोई जान सका, ना जान सका। मेरे गीत सुने दुनिया ने मगर मेरा दर्द न कोई जान सका, ना जान सका। एक तेरा सहारा था, एक तेरा सहारा था, दिल को तू भी न मुझे पहचान सका। किस्मत को मंजूर ये गीत था, लब पे मेरे फरियाद रहे, मेरी कहानी, मेरी कहानी भूलने वाले
डायलॉग याद है जो देवदास के आप नजाकत अली खान साहब से सुना करते थे? हाँ, जाकिर अली खान साहब से सुना करते हाँ जी, हाँ जी। मुझे याद है वो देवदास का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, वो चंद्रमुखी उसको कहती रहती है कि तुम शराब पीना बंद कर दो देव, तुम शराब ना पिया करो। तो वो कहता है कि कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है, मैं तो इसलिए पीता हूं कि सांस ले सकूं और तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। भाई क्या बात। ताली बजा दो यार। इतने बड़े आदमी की एक लाइन कहना भी बड़ी मुश्किल बात है। शक्ति में मुझे आज भी याद है, वो राखी एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें फिर गोली लग जाती है, तो वो जब अंदर जाते हैं तो राखी की डेड बॉडी पड़ी होती, तो उसका हाथ पकड़ के कहते, हाथ तो गर्म है डॉक्टर साहब, हाथ तो गर्म है। लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, हाथ तो गर्म है, देखिए ये जिंदा है, हाथ गर्म है डॉक्टर साहब, हाथ तो गर्म। और ये हाथ गर्म वो कितनी वेरिएशन से कह रहे हैं? 10 दफा कह गए इसको, यानी इतना बड़ा आदमी। और वो कम बैक टू उनकी सालगिरह पे जब मैं गया हूं तो मुझे इसी तरह याद है, साथ मेरे साथ सोहेल साहब भी थे, मीर साहब भी थे। सोहेल साहब को जाना था, उनकी रिकॉर्डिंग का मसला था, वो वापस चले गए। तो सहरा बानो ने मुझे कहा कि रफाकत अली खान साहब आप रुक गए। अब मैं चूंकि बाकी पार्टी चली गई और आप रुक गए। उन्होंने दुनिया टीवी में प्रोग्राम करना था, जा, तो मैं जा, दूसरी जा, दुनिया में चला गया। जा। तो जब मैं गया हूं तो मुझे इत्तेफाक की बात है, मैं अंदर आते ही मैंने देखा सलीम जावेद साहब बैठे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा साहब बैठे। दुनिया की कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं थी बॉलीवुड की जो वहां पे मौजूद नहीं थी, और वो इस तरह खड़े थे दिलीप साहब के सामने से नौकर अपने मालिक के सामने खड़ा होता है। ये मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा। और मुझे एक और बात बड़ी प्यारी याद है, जब मैं और सोहेल साहब और ताहिर साहब बैठे हुए थे तो चाय आ गई, तो दिलीप साहब ने कहा सायरा, पंजाबी बोलने का बड़ा शौक था, सायरा उदो मैं मुंडा ही सी, कहते सायरा मुंडे लाहौर तो आए ने, तो की कहणगे चाह दे नाल कुछ खाण नूं भी नहीं तो सायरा जी कहती है, सायरा जी कहती है यूसुफ जी सब कुछ आ रहा है, आप अभी सब्र तो करें ना, अभी आ रहा है सब कुछ आने। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और रीमा भी दिलीप साहब को मिले थे, तो जैसे मिले तो रीमा मैं बड़ा प्यार करता हूँ, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के, बड़े अदब से मैं नाम लेता हूँ उनका। तो उन्होंने, वो अंग्रेजी भी अच्छी बोलती है, तो उन्होंने कहा दिलीप साहब, ए ग्रेट फैन ऑफ योर्स, आई लव योर वर्क, आई सॉ योर दैट फिल्म, दिस फिल्म, एंड कहना कुड़िए तू लाहौरों आई है, तू मेरे ना अंग्रेजी बोल। कोई लाहौर दी गल सुना, कोई गुजरांवाले दी गल सुना, कोई मुझे दिलीप साहब की पेशावर की बात तो वहां पे जब दिलीप साहब के रूम के अंदर कुछ स्पेसिफिकली कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिसमें शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, ये सब कुछ, क्योंकि हमारे लिए तो ये लोग ड्रीम ही है ना, क्योंकि हम देखते रहते हैं उनको फिल्मों में। सब लोग बैठे थे, यश चोपड़ा भी उस वक्त जिंदा थे, आजहानी वो भी बैठे हुए थे, और सब लोग बैठे। तो बारी आ गई हंसराज हंस की कि उन्होंने गाना था और दिलीप साहब को ट्रिब्यूट करना था। अच्छा। और वहाँ डांस गाना भी होना था। और उधर शाहरुख बैठे हैं, सलमान बैठे हैं, सब बैठे हैं, एवरीबॉडी वाज सिटिंग देयर, और वो बहुत ही हाथ बांधे बैठे हैं सारे। वो माँ ने एक ही बंदा पैदा किया जिसका नाम हंसराज हंस है, उसके लिए एक ताली यार बजा दो मुझे। वो एक आदमी है, मैं उसके प्यार की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा ख़वातीन व हज़रात, आपके सामने मैं गाना पेश करने जा रहा हूँ एक्टिंग के इमाम जनाब दिलीप कुमार साहब, उनकी इजाज़त से। और शाम 84 घराने के नज़ाकत अली, सलामत अली के सपूत रफाकत अली खान बैठे हैं, उनकी इजाज़त से। उनकी इजाज़त से। इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज बैठी हैं, मुझे वहाँ कोई नहीं जानता, तारुफ नहीं है सवाए सायरा जी के, या एक दो एक्टर जो मेरे दोस्त थे वो मुझे जानते, कोई नहीं जानता। तो आप यकीन करें, मुझे शाहरुख खान साहब ने इस तरह करके देखा और देख के मुझे ऐसे वेव किया उन्होंने, हु आर यू, ही इज नॉट मेंशनिंग आवर नेम। तो पीछे से मुझे यश चोपड़ा ने कहा कि शाहरुख भी बैठे हैं यहाँ पे, तो हंसराज कहते जी जी, फिर भी नाम नहीं लिया जी, फिर भी नाम लिया। और दिलीप साहब थोड़ा डिमेंशिया में थे, कभी वापस आते थे, कभी जाते थे, ही वाज नॉट इन फीलिंग वेल एट दैट टाइम, वो थोड़ा सा लॉस्ट भी होते थे और आ भी जाते थे। बाजू पकड़ लेते थे तो बाजू पकड़ के रखते थे और फिर काफी देर तक देखते रहते थे, फिर उनको याद आता था, फिर वो रिपीट करते थे। लेकिन मुझे नहीं भूले वो उस डिमेंशिया में। ही नेवर फॉरगेट शाम 84 घराना, रफाकत अली, सलामत अली, नज़ाकत अली, नहीं भूले। और उसके बाद मुझे अच्छी तरह याद है, राजे एक बहुत ही कमज़ोर पर्सनैलिटी, बहुत बुरा हाल है, लेकिन विग बड़ी अच्छी लगी हुई अंदर आए, तो अंदर आते ही उन्होंने दिलीप साहब के पारे को हाथ लगाए, तो उससे डिम्पल कपाड़िया उसके साथ थी, वो कहती यूसुफ जी, दिलीप साहब काका जी मिलने आए आपसे। तो वो थोड़े गायब भी थे, सही नहीं थे, लेकिन एकदम से उन्होंने जोर डालना शुरू किया अपने दिन में। तो देखा, तो यार राजेश कैसे हैं आप, राजेश खन्ना को पहचान लिया। तो मैं भी शॉक्ड होकर खड़ा हो गया।
फिर मैं देखा अमिताभ बच्चन आए, उससे भी हाथ बांधे हुए हैं, जया भाद्री वो तो उस वक्त हर बंदे ने हाथ बांधे हुए। मैंने कहा यार 62 फिल्मों में काम करें, मैंने 500-600 फिल्में की हुई है, ये मैं कौन सा मौजूद और कौन सा मेरिकल देख रहा हूँ सामने। और एक और बात, जो दिलीप साहब का सबसे बड़ा कारनामा है, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तानी की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तान को बड़ा प्यार करते हैं, स्पेशली फनकारों को बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने वहाँ की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के अंदर भी जाया जाके, जिस दिन दिलीप कुमार साहब को निशाने पाकिस्तान अनाउंस हुआ और दिलीप साहब ने वहाँ जाके निशाने पाकिस्तान रिसीव कर लिया था, तो इंडिया में उनकी बड़ी मुखालफत हो गई थी, इसलिए उनका भारत रत्न भी रोक लिया गया था। भारत रत्न तो 10 दफा दिलीप कुमार को मिलना चाहिए, 10 से 15 दफा। आर्टिस्ट ऑफ मिलेनियम भी रुक गया, मिलेनियम भी नहीं दिया उन्होंने, बच्चन साहब को दे दिया। दिलीप साहब थोड़े नाराज भी थे, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया। साहब ने पूछा अमिताभ बच्चन बिल्कुल, से, ये मेरे सामने बात हुई है। क्या बात हुई जरा बताइए। मैं थोड़ा बाइस नहीं बनना चाह रहा हूँ, कहा था कि आपको कैसा लगा, तो दिलीप साहब ने प्रॉपर्ली जवाब नहीं दिया उसका, लेकिन बच्चन साहब को उन्होंने दे दिया अवार्ड को। इतनी मुखालफत हुई कि उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट भी, और लोगों ने बहुत कुछ दिलीप कुमार साहब को कहा कि आप पाकिस्तान का निशान है, पाकिस्तान जो उसको सरेंडर कर दें, लेकिन दिलीप साहब ने यकीन करें उस अवार्ड को सरेंडर नहीं किया, आखिरी सांस तक उस निशान पाकिस्तान के अवार्ड को सरेंडर नहीं किया। ये मैं उनकी ग्रेटनेस और बोल्डनेस बता रहा हूँ। हर बंदा अपने मुल्क के लिए अच्छा होता है। अपनी साख को उन्होंने बिल्कुल मलहूज़े खातिर बिल्कुल रखा और उन्होंने उसको सरेंडर नहीं किया, हालांकि पीछे से उनको बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। मैं समझता हूं कि आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, आर्टिस्ट की सरहद होती है। आर्टिस्ट के पास पासपोर्ट होगा तो ही कैन क्रॉस द बॉर्डर। गाना तो ऐसे हवा में उड़ के निकल जाता है। आर्ट की सरहद नहीं है, आर्टिस्ट की है। आर्टिस्ट की सरहद है। उसके बावजूद उन्होंने बड़ी मुखालफत देखी वहां पे, और हमेशा कोई भी पाकिस्तान से चला गया, जिसमें परवेज मेहंदी साहब चले, शायद दिलीप साहब की जगह कोई भी होता तो इतना बोल्ड स्टेप ना ले पाता। मेरे ख्याल में इतना बोल्ड स्टेप ले नहीं सकते थे। मुझे अच्छी तरह याद, नवाज शरीफ साहब लता मंगेशकर को भी अवार्ड देना चाहते थे, पाकिस्तान बुलाना चाहते थे लाहौर में, और उनको कंसर्ट करवाना चाहते थे, किसी वजह से नहीं हो सका। तो इतनी मुखालफत के अंदर भी वो आदमी साबित कदम रहा, इसलिए कि आर्टिस्ट हमारे लिए भी उतना ही बड़ा है। वो पाकिस्तान के लिए भी उसकी खदमात है। पाकिस्तान क्योंकि वो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट की वो, अगर आप देखें रॉबर्ट डिनारो को कौन जानता है यहाँ पे, अगर उसका किसी को समझ आए तो वो सबके लिए। एल पचिनो को कौन जानता है, समझ आए तो सब, वो सबके लिए। कोई सरहद नहीं। शॉन कॉनरी का बहुत बड़ा फैन हूँ, 80-90 साल उसकी उम्र हो गई है, तो स्टेज पे खड़ा है, सामने बिल क्लिंटन बैठा है, तो कह रहा है, मिस्टर प्रेसिडेंट माई फीट आर वीक बट हार्ट इज स्ट्रॉन्ग। तो ये तो मैंने अगर जेम्स बॉन्ड के सारे पार्ट देखे तो मेरा आर्टिस्ट है वो, ही इज माई आर्टिस्ट। ठीक बात। बीइंग ए पाकिस्तानी, आई एम ए ग्रेट फैन ऑफ हिम। इसलिए तो हम लोग आज क्यों दिलीप को ट्रिब्यूट दे रहे हैं पाकिस्तान में बैठ के, इसलिए कि उसने सबके लिए काम किया। वो सबके लिए होते हैं। क्यों पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान उनको और पैदा पाकिस्तान में हुए, निशाने पाकिस्तान भी। तो इतनी एनर्जी, और दूसरा हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है उसको पेनिट्रेट किया उसने वहां पे, और जिसमें दिलीप कुमार, राज कपूर का बहुत बड़ा हाथ है। नज़ाकत अली, सलामत अली खान को हर जगह लेके गए, उनको सुनवाया। लता मंगेशकर का एक दफ़ा राम नारायण सरंगी बजाने वाले थे, तो वो कहते आज 2 भाई आए जी पाकिस्तान से, ये बात सुनने वाली है आपकी। तो दोनों भाई गाने के लिए आए, आओ तुम्हें गाना सुना के लाऊं। तो लता जी गए, पता नहीं कौन से गवैये देख, लता जी सामने बैठ गए, तो राम नारायण सरंगी बजा रहे थे, तो लता को देख के थोड़े से घबराए सलामत अली खान, थोड़ा आवाज ऐसे करके कुछ। तो मेरे वालिद साहब बहुत स्ट्रांग आदमी थे, वो बहुत, हाँ, सबको बड़ा प्यार करते थे और बड़ा प्रोटेक्ट भी करते थे। वो कहते सलामत सीधा होके बैठ, ध्यान ना आवाज ला, घर जाना किराया भी नहीं है सड़कों। वाह वाह वाह। और हिंदुस्तान में बैठे गा रहे। तो फिर सलामत अली खान ने कहते हैं आवाज लगाया, फिर जैसे हाथी चिंगाड़ता है, छा गए फिर तो जी, छा गए। तो इसलिए लोगों ने प्यार किया। आप यकीन करें, आप बच्चे को पूछे रिक्शे चलाने को बोले, कोई पता कलकत्ता तो खास करके नज़ाकत अली सलामत अली के लिए लता जी तो बहुत बड़ी मार्केट है। शादी करना चाहती थी सलामत अली खान साहब से। मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूँगा। बहुत अच्छा, वेल लेफ्ट, वेल लेफ्ट। आप मैं चाहूंगा कि दिलीप कुमार साहब को, वो अभी जो आप गुनगुना रहे थे, हाँ, शहनशाह ने, अच्छा, मैं चाहूंगा कि मैं एक प्लीज। दिलीप साहब का ऐसा गाना जो मुझे जाती तौर पे वो भी मैं सुनाऊंगा आपको जी। मुझे दिलीप साहब की उसमें एक्टिंग का जो कमाल है, ऐसे लगता है कोई वेस्टर्न एक्टर है, कोई लग नहीं रहा था कि सब कॉन्टिनेंट के ऐसा सूट पहना हुआ, ऐसी बॉल लगाई हुई उन्होंने। और रफी साहब ने उसमें जो सुर देखे और जो शायरी की है, वो मैं आपकी नजर जी। प्लीज एक स्थाई अंतरा सिर्फ, प्लीज। ओ नशे में हूँ लेकिन मुझे खबर है कि
इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को मिले हैं छलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वो गिरा मुझको दिखाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। किसी को नशा है जहां में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। कोई पी रहा है लहू आदमी का, दिलों में खराबी छुपाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वो गिरा मुझको दिखाई गई है। खान साहब, आपके जो रवायती शो होते हैं, ये शो चूंकि उनसे हटके है, जी जी। तो जो यंग जनरेशन है, बहुत सारे लोग हो सकता है इस शो को देख के आपसे आज मुतारिफ हुए हों। जी जी। ऐसा पॉसिबल है ना जी? हाँ जी। इम्कान तो रहता है। हाँ जी। जो वर्सटैलिटी आपकी इस शो में एग्जैक्ट नजर आ रही है, वो शायद रवायती शो में नजर नहीं आती। मतलब ये आप ये देखें कि इस शो को देखने के बाद पाकिस्तान के संजीदा हलके तो जानते हैं, अवामी हलकों को पता चल जाएगा कि प्लेबैक में आपसे ऊपर कोई नहीं। अल्लाह माफ करे, मैं क्या बात, ये आपका प्यार है, क्या खूबसूरत। मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन है। मैंने अच्छे लोगों में बैठ के इसको सीखा। सलामत अली खान मेरे उस्ताद थे, जाकिर अली खान, तो वो मुझे बताया करते थे कि लफ्ज़ को एक्सप्रेस करना ही सबसे बड़ा गाना है। बहुत सारी ताने मार लेने से, पलटे करने से भी कुछ नहीं होता। मैंने सलामत अली खान को कहा जी मेरा गाना बड़ा थोड़ा है, कहते थोड़े नु ठीक कर ले। अच्छा, ये मुकालमा हुआ? हाँ जी बिल्कुल मुकाबला। वो कह रहे थे गाओ। अच्छा, ये इदराक जैसे होना- राजेश खन्ना ने शर्मिला टैगोर को कहा था, तो वो नीचे फिर रहे होते, रहना बीत जाए शाम न आए रहना। तो एकदम से वो चिड़िया चढ़ के ऊपर आते तो देखते ऐसे आगे कहते, वो चुप कर जाती है। तो दूसरा बंदा कहता, अरे आनंद बाबू आप और इस मंदिर में। उसको कहता गाओ गाओ, तू गाना शुरू हो जाता है। राजेश खन्ना से याद आ गया, उनकी एक एक्टिंग मुझे बड़ी याद आती है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं देर से आता नहीं, लेकिन क्या करूं देर हो जाती है, इसलिए माफी का हकदार हूं।
अगर फिर भी आप मुझको माफ़ नहीं करेंगे तो मैं इतना ही कहूँगा, साहिब हमका माफ़ी दे दो। हमका माफ। ना जाने आप मुझको समझते क्या हैं, इस बड़ी भीड़ में इज्जतें, शोहरतें, चाहते, उल्फतें, सब कुछ दुनिया में रहता नहीं। आज मैं यहाँ हूँ, कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। इसलिए गाने में एक्सप्रेशन आता है। ये सारा बताने का आपको मकसद ये है। क्या बैकग्राउंड बताइए आप? गाने का जो अंदाज है, अगर वो गा रहे साला मैं तो साहब बन गया, ये साहब बन के कैसा ठन, कभी किशोर के लिए नहीं गाया था। ये बूट मेरा देखो, ये सूट मेरा, जैसे गोरा कोई लंदन का। भाई वाह, क्या आई मीन दिलीप कुमार ने कहा किशोर की है। जब मैं तलत महमूद नु गाया, मैं रफ़ी नु गाया, मैं मुकेश नु गाया, तो किशोर का कुमार उनके लिए गाया। जब वो ऐसे इंटर हुए हैं, आप कभी गाना गौर से, जैसे इंटर हुए हैं वो ऐसे लगा है कि किशोर कुमार के गाना उन्होंने 100 से ज़्यादा गाने गाए होंगे किशोर कुमार के। क्योंकि आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल होता है जब वो बिल्कुल किसी आवाज़ में ना गाया हो तो उस गाने को लेके चले। तो दिलीप कुमार साहब की खूबी ये थी कि वो हर चीज़ को अमर्ज करते थे। ओए होए होए होए। तो एक फिल्म में वो एक नकाब कुशाई कर रहे होते हैं मुगले आजम जी में, हाँ। तो पीछे अजीत खड़े होते हैं, तो बुत को देख के परेशान हो जाते हैं, कहते इस बुत को इस बुत को देख के यानी इसकी वर्शिप करने को दिल करता है। तो पीछे से वो अजीत कहते हैं कहीं साहिब आलम पर बुत परस्ती का इल्जाम न लग जाए। तो वो ऐसे करके देखे थे, तो क्या वफा परस्ती की दाद भी तो मिलेगी। आहा आहा। आई मीन बात तो आपके दिल की होती है। तो उसमें एक और भी बड़ा कमाल का शेर वो को कैद कर कहते हैं हम आपको माफ कर सकते हैं शेखू, हमें माफ कर सकते हैं अगर तुम अनारकली हमारे हवाले कर दो। तो कहता अगर मैं अनारकली तुम्हारे हवाले ना करूं तो कहता फिर तुम सदाए मौत के लिए तैयार हो। तो कहते एक तंग दिल शहनशाह मौत की परवाने के सिवा और दे भी क्या सकता है। तो ये अब जब बड़े एक वो बड़ा मशहूर है दाग फिल्म का, पारो मेरी माँ मर गई पारो, वो एक इतनी सी बात दुनिया में मशहूर है। पारो 9 दफा रेपिटेशन की उसकी, मेरी माँ मर गई पारो, मुख्तलिफ वेरिएंट। बंदे पागल हो गए रो रो के। है मेरे दिल के और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल के और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल कहीं और चल, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे ना हो। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे ना हो, झूठी आशा के तारे ना हो। उन बहारों से क्या फायदा जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। है मेरे दिल कहीं और चल। हमने अपने बुजुर्गों को बड़े सलामती खां कहते हैं किसी का गाना गाओ उसको अपना कर लो, लगे ना उसका गाना। भाई क्या बात। तो दिलीप कुमार साहब ने उसको गिर गिर के गाया है मेरे दिल के, यानी पूरा एक्सप्रेशन बॉडी का भी उस तरह ही आ रहा है। इसलिए तो इतने बड़े आदमी बन गए। फिर क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क दिलीप कुमार ने बताया है इस इंडस्ट्री के अंदर कि क्वालिटी और क्वांटिटी टर्म्स है, बड़े प्यारा क्वांटिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको कि 62 फिल्म के अंदर बंदे ने इतना बड़ा काम कर दिया है। मैं इसकी मिसाल यहाँ पे बनती नहीं लेकिन मैं जरूर देता हूँ। ब्रूस ली आज भी नाम खत्म नहीं हुआ, 4 फिल्में हैं उसकी। मैंने मीर साहब को एकदम बताया था, मैं कहा मीर साहब पता ब्रूस ली का नाम मार्शल आर्ट तो नहीं हुआ है कि गल हुई। आसिफ भाई आपको भी नजर कर रहा हूँ ये बात, मार्शल आर्ट से नाम नहीं हुआ, उन्हें जरा कैमरे नु वेखिया ना इंज करके ओ माय गॉड ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਸਾਰੇ ਉੱਡਣ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਚੁੱਕ चुक के थल्ले सिटन दे। वो इंटर द ड्रैगन में अंदर आके कहता है हान को यू रिफेंडेड माय फैमिली एंड इन्फेंडेड माय शोलियन टेंपल। तो ने इंज करके देखियो कैमरे वाल देख रहे हो, उस बंदा तो खड़ा नहीं। दिलीप कुमार ने भी यही किया। दिलीप कुमार की एक बड़ी अच्छी दोस्त ने मिसाल दी ताहिर साहब ने, उन्होंने कहा कि वो मेरी तरफ देख रहे थे अपनी चमकती हुई आंखों से, जब वो वजंती माला की तरफ देखते थे तो उसका क्या हाल होता होगा, मैं मरनाड़ा हो गया। इस एक्सप्रेशन से जब वो मेरी तरफ देख रहे हो तो मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है, मैंने अपना जब वजंती माला लग रहे हैं।
जिस जाज़बियत से जिस जाज़बियत से वो देखते थे, और जिस मधुबाला से बड़ा प्यार था उनका, किसी वजह से शादी नहीं हो सकी उनकी, तो किशोर कुमार उसको मुस्तार लेके चले गए। किशोर कुमार तेज भी थे, ऊपर से पकड़ के ले जाते, तो दिलीप उचक ले गए। साहब उनके दिल में ये दर्द था। लेकिन सायरा बानो बड़ी इंटेलिजेंट थी, उन्होंने कहा एडा बड़ा बंदा इन्हें फाड़ लो। आज तक उनका भी नाम सलामत है दिलीप कुमार साहब की वजह से, कोई और शक माशाल्लाह, क्योंकि वो खुद भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत हसीन परी चेहरा, उनको खिताब भी मिला हुआ, लेकिन वफा परस्ती की दाद भी तो मिलेगी। वफा परस्ती की दाद सायरा बानो को जाती है, कोई दूसरी शक नहीं। अच्छा, वो आप अगर अता कर दें। हाँ। उस्ताद नज़ाकत अली खान, सलामत अली खान का स्थाई अंतरा क्या कि छोटा सा मैं पेश करके तो इस गाने को शुरू करते हैं कि राग ललित का अंदाज क्या है, उसका चलन क्या है, कैसे रहने का बस आइल्मा रहने कहाँ बस बलमा कवन सोदान संग खेत बतिया के रैन कहाँ बस आए एक शहंशाह बनवा के हंसे ताज में सारी दुनिया को मुहब्बत की निशानी दी है, इसके साए सदा प्यारी के चर्चे होंगे। आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह बनवा के हंसे ताज परवानों में मुफलिस भी है, जरदार भी है, संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी है, दुश्वार भी है, दिल को एक जोश इरादों को जवानी दी गए, एक शहंशाह बनवा हंसे ताज में। इसमें दिलीप साहब ने चादर ली है, तो वो ऐसे बाहर आते हैं ताजमहल से, तो क्या कहते हैं, ये हंसे रात महकी हुई पुरनूर फसा, हो इजाज़त तुझे दिल इश्क का इज़हार करे, इश्क इंसान को इंसान बना देता, किसकी हिम्मत है जो इश्क से इनकार करे, आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहंशाह बनवा के हंसे ताज में
सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। एक शहंशाह बनवा के हसीना भाई वाह, थैंक यू वेरी मच। अब मजा आया। असल में ये बात होती है कि जब आप किसी को खुद प्यार करते हो ना तो आपके दिल में बहुत कुछ एक्सप्रेस करने के लिए होता है, फिर आप जैसी जब शख्सियत बैठ जाए तो फिर बात बढ़ जाती है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, माय प्लेजर। और आप सलामत रहिए। डेफिनेटली ऑनर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, और आपका शुमार एशिया में, दुनिया भर में नायाब लोगों में होता है। मेहरबानी, आप खुश रहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी। एक अजीम फ़नकार हमारे साथ मौजूद, और उन्होंने अपनी तरफ से, अपने दिल से उस अजीम फ़नकार को ट्रिब्यूट पेश किया। सदियां लग जाएंगी, लेकिन बासठ फिल्मों का जो माइलस्टोन उन्होंने झंडे की तरह गाड़ दिया है, उसको कोई पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि खुदा की बहुत बड़े करम और इनामात थे उन पर। और प्रोग्राम तमाशा की टीम की जानिब से, दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ये एक छोटी सी कोशिश थी कि लाहौर से बैठकर उस अजीम शख्सियत को, उस अजीम फ़नकार को ट्रिब्यूट पेश किया जाए जो निशाने पाकिस्तान हैं और पेशावर में पैदा हुए। फ़ात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।